सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल सर आपके लिए लाया हूँ मैट्रिसेस चैप्टर का पूरा फार्मूला सीट। इस वीडियो में हम लोग पूरा फार्मूला पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर का, जो भी क्लास 12 में आपको पढ़ना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैट्रिसेस क्या होता है, तो मैट्रिसेस इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स फंक्शन ईटीसी, यानी कि अवयव जो होता है वो संख्याओं, फलनों इत्यादि का क्या होता है, एक आयताकार क्रम विन्यास होता है। ये तो आप लोग जानते होंगे कि मैट्रिसेस इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर से हम लोग मैट्रिसेस को डिनोट करते हैं, और इसका जो एलिमेंट होता है उसको स्मॉल लेटर से। इसी चीज़ को यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है कि जो मैट्रिसेस होता है अवयव, उसको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से दर्शाया जाता है, और उसका जो एलिमेंट यानी कि अवयव होता है उसको अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से दर्शाया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले रखा है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है A = 1 2 3 4। ये हमारा क्या है, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ए यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा क्या है, मैट्रिसेस ए लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे बी लिखा हुआ है मैट्रिसेस बी, तो इसका जो एलिमेंट है वो है 5 2 6 1 3 और -9। ये हमारा 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। चलिए ये चीज़ हमने समझ लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, समझते हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ये हम लोग अभी समझने वाले हैं। जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि अवयव का व्यापक रूप क्या होता है। जैसे कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो इसका जो एलिमेंट होता है, तो A11 A12 A13 ऐसे करके बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है। फिर ऐसे ही A1 A21 A22 A23 ऐसे करके मतलब बहुत सारे एलिमेंट हो सकता है। यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, और यहाँ पे जो इस तरह के एलिमेंट होता है जो इधर से इधर जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रो। ये हमारा होता है रो, जिसको हिंदी में बोला जाता है पंक्ति। और जो ऊपर से नीचे होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉलम बोला जाता है, जिसको हिंदी में स्तंभ बोला जाता है। उसके बाद कोई भी मैट्रिक्स है तो इसमें जितना नंबर ऑफ रो होता है और जितना नंबर ऑफ कॉलम होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रो का नंबर को लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलम नंबर को लिखते हैं, और इसको बोला जाता है ऑर्डर यानी कि क्रम। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर यानी कि क्रम क्या होता है, तो उसमें कितना नंबर ऑफ रो है और कितना नंबर ऑफ कॉलम है, इसको हम लोग दर्शाते हैं, तो उसी को बोला जाता है उसका ऑर्डर। जैसे यहाँ पे देखिए m है, सबसे पहले लिखा हुआ है, यानी कि m क्या है, नंबर ऑफ रो है, पंक्तियों की संख्या दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे n लिखा हुआ है यहाँ पे, तो n क्या है, हमारा नंबर ऑफ कॉलम है, यानी कि स्तंभों की संख्या। उसके बाद यहाँ पे अगर कोई भी एलिमेंट होगा तो मैट्रिक्स को जो जनरल फॉर्म होता है उसमें Aij m×n से डिनोट किया जाता है। यहाँ पे Aij का मतलब क्या होता है कि जो हमारा a है ना, ith रो है, मतलब आयवा पंक्ति है, और jth कॉलम है, यानी कि जेवा स्तंभ है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के, यानी कि अवयव के प्रकार पे। तो अवयव जो होता है बहुत अलग अलग तरह का होता है। हम लोग एक एक करके सब कुछ समझेंगे। सबसे पहला है रो मैट्रिक्स, यानी कि पंक्ति अवयव क्या होता है। तो पंक्ति अवयव वही अवयव होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही पंक्ति होता है, यानी कि ओनली वन रो होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है A = 1 2 3। हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ इसमें एक ही रो है और 3 कॉलम है, तो इसको हम 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे बी दिया हुआ है, मैट्रिक्स B = 2 5 6 4। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पंक्ति है, और बाकी अगर स्तंभ की बात करें तो 1 2 3 और 4 स्तंभ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1/4 ऑर्डर इसका है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड नंबर में कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है, यहाँ पे एक ही कॉलम होता है, उसको हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, मतलब एक ही स्तंभ होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है A = 1 3 5। इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही स्तंभ है, लेकिन अगर बात करें रो की यानी कि पंक्ति की, तो यहाँ पे एक पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स B दिया हुआ है, तो 2 और 4 एक ही यहाँ पे स्तंभ है, लेकिन बाकी बहुत सारी पंक्ति है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे रो है। बात करते हैं हम लोग तीसरा नंबर, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यानी कि वर्ग अवयव क्या होता है। तो वर्ग अवयव वैसा अवयव होता है, वैसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं, यानी कि पंक्तियों की संख्या जितनी होगी उतनी ही स्तंभों की संख्या भी होगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है मैट्रिक्स A = 1 2 3 4। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जितनी रो है उतनी ही कॉलम है, यानी कि जितनी पंक्ति है उतने ही स्तंभ है। जैसे यहाँ पे 1 और 2 पंक्ति है, और 1 और 2 यहाँ पे स्तंभ है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो B = दिया हुआ है 1 2 3 3 1 9 और 0 4 2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे टोटल पंक्ति कितनी है, तो 1 2
और यहाँ पे 3 पंक्ति है। और अगर हम लोग बात करें स्तंभ की यानी कि कॉलम की, तो 1, 2 और 3 कॉलम है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 3x3 ऑर्डर का है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम यानी कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों बराबर है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स की यानी कि शून्य अवयव की। तो शून्य अवयव क्या होता है ये हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो शून्य का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं, यानी कि हर एक चीज़ उसमें शून्य है, जीरो है। जैसे यहाँ पे दिया है ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, वैसा मैट्रिक्स वैसा अवयव जिसमें सभी अवयव क्या होता है शून्य होता है, उसको हम लोग अवयव कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है जीरो, जीरो का यहाँ पे हम 0 0 लिख सकते हैं, या फिर जीरो मैट्रिक्स को मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कोई ऐसे भी लिखे, उसमें जितना भी मतलब एलिमेंट होना चाहिए, जितना भी अवयव होना चाहिए वो सब जीरो होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। अब कितना ऑर्डर का हो सकता है। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव के बारे में। तो वर्ग अवयव 3 तरह का होता है। सबसे पहला डायगोनल मैट्रिक्स यानी कि विकर्ण अवयव। यह क्या होता है कि कोई भी हमें स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर उसका डायगोनल यानी कि विकर्ण का जो यहाँ पे एलिमेंट होता है अगर वो जीरो नहीं हो, बाकी जितना भी एलिमेंट हो सब जीरो है। जैसे ये हमारा जीरो नहीं है डायगोनल का एलिमेंट और बाकी सब एलिमेंट यहाँ पे जीरो है, तो हम लोग क्या कहेंगे इसे विकर्ण अवयव कहेंगे। दूसरा हमारा होता है स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश अवयव। अदिश अवयव क्या होता है कि ये तो हमारा वैसा ही होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स ही होना चाहिए, यानी कि डायगोनल एलिमेंट हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट बराबर भी होना चाहिए। ये चीज़ आपको याद रखना है, डायगोनल एलिमेंट बराबर भी होना चाहिए। तो हम लोग क्या कहेंगे इसका स्केलर मैट्रिक्स यानी कि अदिश अवयव कहेंगे। तीसरा हमारा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसका नाम है तस्मक अवयव। ये क्या होता है कि कोई भी हमें अवयव दिया हुआ है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेकिन उसमें क्या है कि जितना डायगोनल एलिमेंट है वो सब हमारा 1 है, बाकी सभी एलिमेंट 0 है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये हमारा 2x2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स होता है। यहाँ पे दिया हुआ है 3x3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि डायगोनल एलिमेंट हमारा 1 है, बाकी सभी एलिमेंट 0 है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टाइप आता है वो आता है हमारा इक्वल मैट्रिसेज का। तो इक्वल मैट्रिसेज क्या होता है कि दो मैट्रिक्स, वैसा दो मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पोंडिंग एलिमेंट सेम हो, मतलब समान अवयव वही होता है जिसमें कोटि भी समान हो और जो हमारा जो एलिमेंट होता है यानी कि संगत जो अवयव होता है वो भी समान हो। जैसे यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं हमें और दोनों बराबर कब होगा, जब हमारा इसका कोटि समान हो। यानी कि देखिए ये भी 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 ऑर्डर का। और दूसरा चीज़ हमारा क्या होता है कि जो ये हमारा पहला एलिमेंट है तो इसका भी पहला एलिमेंट उसके बराबर होना चाहिए। यानी कि दोनों मैट्रिक्स हमारा इक्वल कब होगा, जब हमारा ए का वैल्यू 2 आएगा, यहाँ पे ए का वैल्यू 2 आएगा, यहाँ पे एक्स का जो वैल्यू है वो हमारा 3 आएगा, यहाँ पे हमारा 5 जो है बी का वैल्यू आएगा, बी 5 के बराबर आएगा, और जो हमारा y है वो हमारा 4 के बराबर यहाँ पे आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे दोनों मैट्रिक्स इक्वल है यानी कि समान अवयव है। अगला है हमारा ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज, मतलब मैट्रिसेज पे ऑपरेशन यानी कि अवयव पर संक्रियाएं। अवयव पे अलग अलग तरह की संक्रियाएं होती है, अलग अलग तरह के ऑपरेशन होते हैं। सबसे पहला हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिसेज यानी कि अवयवों का योग। अवयवों का योग जो होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, ये डिफाइन कब होता है, कभी भी हम लोग दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स जैसे A बराबर AIJ M क्रॉस N दिया हुआ है और दूसरा मैट्रिक्स मान लीजिए B बराबर BIJ M क्रॉस N दिया हुआ है, तो हम लोग उस दोनों को ऐड कब कर सकते हैं, जोड़ कब सकते हैं, जब दोनों का जो ऑर्डर हो यानी कि कोटि जो हो दोनों का समान हो। जैसे यहाँ पे इसका भी M क्रॉस N ऑर्डर है और इसका भी M क्रॉस N, तभी जाके हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। और जब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो हमारा कोरस्पोंडिंग एलिमेंट जो होगा वो संगत अवयव जो होगा जुड़ जाएगा और जो हमारा उसका ऑर्डर आएगा वही सेम ऑर्डर आएगा M क्रॉस N। अगला है हमारा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेज यानी कि अवयवों का अंतर। जैसे मान लीजिए A बराबर AIJ M क्रॉस N ऑर्डर का मैट्रिक्स है, M क्रॉस N ऑर्डर का हमारा अवयव दिया हुआ है, और B बराबर BIJ जो M क्रॉस N ऑर्डर का ही मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो अगर हम लोग A में से B को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैट्रिक्स A में से मैट्रिक्स B को घटाएंगे, तो वो क्या आएगा, हमारा एक अलग मैट्रिक्स आएगा जिसमें क्या होगा संगत जो अवयव होगा उसको हम लोग घटाएंगे और उसका भी सेम ऑर्डर सेम कोटि आएगा, वैसे जैसे यहाँ पे A और B का था। यहाँ पे दो चीज़ याद रखना है, सबसे पहले जो ऐड करेंगे उसमें भी हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा चीज़ कि अगर हम लोग दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें भी ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए। देखिए अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज बाय स्केलर, यानी कि कोई भी अवयव का अगर हम लोग अदिश से गुना करते हैं तो कैसे होता है।
जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब इसका कोटि एम क्रॉस एन है, और के कोई हमारा स्केलर है यानी कि अदिश राशि है। तो यहाँ पे अगर हम लोग के से हम लोग उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारा के से उसके हर एक एलिमेंट, हर एक अवयव में मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुना हो जाएगा, और बाकी जो हमारा ऑर्डर था, कोटि था, वो हमारा उसी तरह का रह जाएगा। उसके बाद हमारा है मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेज का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज, दो अवयवों का गुना। जैसे मान लीजिए ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, और दूसरा हमारा दिया हुआ है ए बी बराबर बी आई जे बी जे के सॉरी एन क्रॉस पी ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा, दो मैट्रिक्स को, दो जो हमारा यहाँ पे गुना करना होता है दो अवयव को, तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं कि पहला का जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हमारा दूसरे के नंबर ऑफ रो के बराबर है कि नहीं, यानी कि पहला जो अवयव दिया हुआ है उसमें जो हमारा स्तंभों की संख्या है वो दूसरे वाले अवयव के पंक्तियों की संख्या के बराबर है कि नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम्स n है और दूसरे वाले में नंबर ऑफ रो हमारा n है, तो हम देख रहे हैं दोनों बराबर है। तब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब a इंटू बी कर सकते हैं। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो दोनों बराबर था ना n, तो दोनों कट जाएगा और बाकी बचेगा m क्रॉस p। तो जो हमारा नया मैट्रिक्स आएगा, नया अवयव, वो हमारा n क्रॉस p ऑर्डर का आ जाएगा। उसके बाद कुछ बेसिक फॉर्मूला है। सबसे पहले कि कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसमें हम लोग कोई भी जो हमारा जीरो मैट्रिक्स को ऐड करें तो हमारा मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाएगा, या फिर जीरो मैट्रिक्स में हम ए को ऐड करें तो वही मैट्रिक्स हमारा ए आ जाएगा। अगला चीज़ है कि अगर हम लोग कोई भी दो मैट्रिक्स ए और बी दिए हुए हैं, दोनों को हम लोग पहले में दूसरे को ऐड करें या फिर दूसरे में पहले को ऐड करें, दोनों का आंसर हमारा सेम आएगा। उसके बाद अगर ए प्लस बी, मतलब दो मैट्रिक्स पहले ऐड कर लें और फिर उसमें तीसरा मैट्रिक्स ऐड करें, या फिर पहले मैट्रिक्स में बाकी के दो मैट्रिक्स को ऐड करके जो आ रहा था उससे ऐड करें, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी मैट्रिक्स हमें ए दिया हुआ है और उसमें उसके निगेटिव मैट्रिक्स यानी कि माइनस ए से ऐड कर रहे हैं, तो उसका जो वैल्यू आएगा ना वो माइनस ए प्लस ए के बराबर आएगा, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमेशा जीरो के बराबर आएगा, यानी कि जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। अगला है हमारा कि कोई भी अगर के दिया हुआ है, के नाम का कोई स्केलर है यानी कि अदिश हमारा दिया हुआ है, और उसमें हम दो मैट्रिक्स के एडिशन से यानी कि दो अवयव को योग से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, तो क्या होगा, इससे पहले वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि के आ जाएगा, प्लस इससे दूसरे वाले मल्टीप्लाई यानी कि के इंटू बी आ जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए ए और बी दो अदिश दिए हुए हैं, मतलब दो स्केलर क्वांटिटी दिए हुए हैं, और उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं मैट्रिक्स ए में, तो क्या होगा, इससे पहले वाले मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, और उसके बाद इससे फिर पहले वाले और दूसरे वाले दोनों में एक एक करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी ए हमारा आ जाएगा। अगला जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दो हम लोग यहाँ पे गुना कर लेते हैं अवयवों को, तो यहाँ पे ए इंटू बी इंटू ए के बराबर नहीं होता है। हो सकता है कभी हो जाए, लेकिन वैसे हर केस में बराबर नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। जहाँ पे भी आप यहाँ पे सोल्व करेंगे मैट्रिसेज का क्वेश्चन, वहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। उसके बाद है कि अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दे, ए इंटू बी गुना कर दे और फिर उसमें सी से गुना करें, या फिर ए में बी इंटू सी के गुना करने पर जो आ रहा था उससे गुना करें, तो उसका वैल्यू हमेशा बराबर आएगा। फिर दिए हुआ है मैट्रिक्स ए में अगर बी प्लस सी से गुना करें तो क्या होगा, पहले वाले से पहले वाले में गुना हो जाएगा, मतलब मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी प्लस फिर यहाँ पे पहले वाले से दूसरे में गुना हो जाएगा, यानी कि मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स सी हमारा आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी तीन मैट्रिक्स दिए हुए बी सी और ए, तो बी प्लस सी दो मैट्रिक्स को ऐड करके फिर उससे गुना करें, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, पहले बी से हम लोग ए में गुना करेंगे, मतलब बी ए प्लस सी से हम लोग ए में गुना करेंगे, यानी कि सी ए, इसके बराबर आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कोई भी दिए उसको हम लोग कितना भी पावर ले हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 ऑर्डर का, और इसमें हम लोग 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। फिर आगे हमारा है कि कोई भी मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसमें कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करें, या फिर किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि दशमक अवयव से क्या करें, उस किसी अवयव में गुना करें, तो उसका वैल्यू उसी अवयव यानी कि उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा।
देखिए अगला दिया हुआ है हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि अवयव का परावर्त। क्या होता है कि मान लीजिए मैट्रिक्स हमें ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि उसका ट्रांसपोज ए डैश, या फिर इसको ए के पावर टी से डिनोट करते हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे कि इसमें क्या होगा कि उसका जो रो होगा ना और कॉलम वो दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि जो स्तंभ था और जो यहाँ पे पंक्ति था वो दोनों एक दूसरे में बदल जाएगा। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स पहले ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का था, ये हमारा जो ट्रांसपोज लेने पर हो जाएगा ए जे आई, जो कि हमारा एन क्रॉस एम ऑर्डर का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले जो मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर 2/3 था, तो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है ए बराबर 1 2 3 4 मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे इसका ट्रांसपोज लिए ना, तो इसमें जो पहला हमारा रो था, पहला जो पंक्ति था, वो पहला यहाँ पे कॉलम यानी कि पहला स्तंभ बन गया। वैसे ही दूसरा रो यानी कि दूसरा पंक्ति, दूसरा कॉलम बन गया यहाँ पे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का डैश दिया हुआ है, मतलब ए डैश दिया हुआ है यानी कि ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है, और उसका फिर से हम ट्रांसपोज ले लें तो उसी मैट्रिक्स यानी कि उसी अवयव के बराबर हो जाएगा। अगला हमारा है कि अगर ए प्लस बी दो मैट्रिक्स को ऐड करके उसका ट्रांसपोज ले, तो उसका जो आंसर आएगा वो ए का ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए ठीक वैसे ही अगर दो मैट्रिक्स को एक में से दो को घटाए और यहाँ पे उसमें क्या करें पूरे का ट्रांसपोज ले ले, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। और अगर यहाँ पे कोई भी स्केलर क्वांटिटी के दिया हुआ है, उसमें कोई मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करे और जो आंसर आए ना उसमें अगर ट्रांसपोज ले ले, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो के इंटू ए डैश के बराबर आएगा। अगला कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करे और फिर पूरे का ट्रांसपोज ले, तो वो क्या होगा उसमें जो हमारा रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। कहने का मतलब कि ए में बी से गुना करें और पूरे का जो ट्रांसपोज अगर हम ले लें, पूरे का परावर्त ले लें, तो उसका जो वैल्यू आएगा वो बी के परावर्त गुने ए का परावर्त के बराबर आएगा। चलिए अगला हमें दिया हुआ है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स को बोला जाता है सममित अवयव। ये क्या होता है कि मान लीजिए हमें कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक यानी सममित अवयव कब बोलेंगे? जब हमारा मैट्रिक्स ए और उसका जो ट्रांसपोज होगा वो दोनों एक दूसरे के आपस में बराबर हो जाएगा, तब हम लोग बोलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है एक, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल में कि अगर ये पहला रो है और इसको हम लोग बदल के पहला कॉलम बना दे, तो भी हमारा वैल्यू सेम रह रहा है, यानी कि उसका ट्रांसपोज लेने पर वही मैट्रिक्स हमारा प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित अवयव है। उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित अवयव दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक यानी स्क्यू सिमेट्रिक या फिर विषम सममित कब कहेंगे? जब हमारा मैट्रिक्स ए का जो वैल्यू होगा माइनस ऑफ ए डैश के बराबर हो जाएगा, मतलब ए के ट्रांसपोज जो ले उसमें माइनस लगा दे तो उसके बराबर आ जाए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि विषम सममित अवयव है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ए बराबर 2 - 1 1 और 3, हम देख रहे हैं कि इसका अगर हम लोग यहाँ पे इंटरचेंज कर देंगे ना रो और कॉलम, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे -1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और 3। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ए का वैल्यू जो आएगा माइनस ऑफ ए डैश के बराबर आ जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। दिया हुआ है कि मान लीजिए हमें ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, मतलब ए क्या है दिया हुआ है? वर्ग अवयव दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अगर ए में ए का ट्रांसपोज ऐड करें, जोड़े, तो हमारा जो मिलेगा आंसर जो आएगा वो हमारा होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित अवयव मिल जाएगा। और अगर हम लोग ए में से ए डैश को घटाएं, मतलब ए में से अगर हम लोग उसके ट्रांसपोज को घटा दें, तो हमें जो मैट्रिक्स मिलेगा वो हमारा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि विषम सममित अवयव मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है कि ए बराबर 1/2 इंटू ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए डैश। मतलब यहाँ पे हम देखेंगे तो अगर यहाँ पे इससे हम इसको काट सकते हैं, यहाँ पे बचेगा 1/2 ए प्लस 1/2 ए, दोनों को ऐड करेंगे तो ए का वैल्यू ए के बराबर ही आ जाएगा। यहाँ पे अब समझने वाली बात ये है कि ए प्लस ए डैश क्या था? सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो अगर हम इसमें गुना भी कर दें ना, कुछ मल्टीप्लाई कर दें 1 2 3 कुछ से भी, चाहे 1/2 कुछ से भी, तो यहाँ पे जो आएगा ये भी हमारा सिमेट्रिक होगा और ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है।
इसका मतलब क्या चीज़ होगा कि हम लोग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऐड के बराबर लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह। ये क्या होता है कि अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए ए और बी तो उसको हम लोग इन्वर्टिबल कहेंगे। उसको हम लोग व्युत्क्रमणीय कब कहेंगे? जब हमारा ए बी का वैल्यू बी ए के बराबर हो और उस दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि आई आए। और अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के व्युत्क्रमणीय होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि पहले वाले मैट्रिक्स को हम लिखेंगे, पहले वाले मैट्रिक्स का इन्वर्स लेंगे तो दूसरा वाला मैट्रिक्स आएगा, यानी कि ए का इन्वर्स बी आएगा और वैसे ही ठीक बी का इन्वर्स भी ए के बराबर आएगा। लास्ट कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेज। एलिमेंट्री ऑपरेशन मैट्रिसेज मतलब अवयवों पर प्रारंभिक संक्रियाएं। ये क्या होता है कि अगर हम लोग दो मैट्रिक्स में किसी भी मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, रो और कॉलम को एक दूसरे में रो को इंटरचेंज कर सकते हैं या फिर कॉलम को एक दूसरे कॉलम में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब पहला रो को जैसे मान लीजिए तीसरा रो से इंटरचेंज करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं, उससे मैट्रिक्स पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। या फिर कॉलम को चेंज करना है, मान लीजिए पहले कॉलम को पाँचवें कॉलम से चेंज करना है तो हम आराम से इंटरचेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है कि मान लीजिए हमें कोई भी यहाँ पे रो दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी रो में पूरा का पूरा जो हमारा पंक्ति होगा उसमें हम लोग किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर सकते हैं। या फिर कोई कॉलम दिया हुआ है, स्तंभ दिया हुआ है, उसमें हम लोग किसी खास नंबर जैसे 2, 3, 5 कुछ भी नंबर से गुना कर सकते हैं। अगला चीज़ है कि अगर मान लीजिए हमें कोई रो दिया हुआ है, कोई पंक्ति दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पंक्ति में किसी दूसरे पंक्ति के एलिमेंट किसी दूसरे पंक्ति का अवयव उठा के उसमें किसी के यानी कि 1, 2, 3 कुछ भी नंबर से गुना करके ऐड कर सकते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर कोई कॉलम दिया हुआ है तो उस कॉलम के एलिमेंट में किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट में कुछ गुना करके फिर उसमें ऐड कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए लास्ट बट नॉट लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे दे सकता है एग्जाम में, a² + 2a + 3 का वैल्यू फाइंड करना है जहाँ पे a का वैल्यू आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है कि जो a दिया हुआ है ना मैट्रिक्स वो कितने ऑर्डर का है। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका कोटि जो है ना 3 × 3 है, यानी कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो 3, 2 कुछ भी दिया होगा जिसमें a नहीं लगा होगा उसमें हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। उतने ही ऑर्डर का होना चाहिए जितना ऑर्डर का ये है, यानी कि 3/3 ऑर्डर का था तो यहाँ पे I3 यानी कि 3/3 ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स से गुना कर देंगे, फिर हम लोग उसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ।